सो हेलो एवरीवन, इज एवरीथिंग फाइन? यस। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस सेशन में मैं आपको इलेक्ट्रॉल चुनावी बॉन्ड को लेकर के मैं बात करूंगा। जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आखिर है क्या, राइट है ना? ये चुनावी बॉन्ड का मतलब क्या है, राइट? इसको कौन खरीद सकता था, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितना इम्पोर्टेंट है, ओके? तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? इसको कौन जारी करता था, राइट है ना? इसको खरीदने के क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, क्या ऐसी बातें आई कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच को, राइट है ना, इसको असंवैधानिक करार दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसको कर दिया गया। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, जब भी कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्य होता है, काम होता है, राइट है ना, तो एक सूचना का अधिकार है आपके पास, जिसको आरटीआई कहते हैं, राइट है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, इसके बेसिस पे जो है आप ये पता कर सकते हैं अपने आप को कि क्या है सही है, क्या गलत है। अगर आपको किसी भी सरकारी काम का कुछ भी अगर ऐसा आपका इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल सकता है, राइट? कई लोगों ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू इसको जानने की कोशिश किया, लेकिन पता नहीं चला। इसलिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है चुनावी बॉन्ड को लेकर के, जो क्रिटिसाइज कह सकते हैं, जो आलोचना कह सकते हैं, वो सूचना का अधिकार लगाने पर भी यह जानकारी नागरिकों को नहीं दी जा सकती थी। क्योंकि अगर आप नागरिक हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आपके देश में आपका पैसा कहाँ किस तरीके से लगाया जा रहा है। खैर उसको छोड़िए, हमारे एग्जाम की पर्सपेक्टिव से चुनावी बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या आलोचनात्मक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट? आप चाहें तो मुझे इसका आंसर लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपके आंसर्स का जरूर चेक करूंगा। ठीक है, देखिए बेसिकली एक चुनावी बॉन्ड जो था ये 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे शुरू किया था। ये एक प्रकार का एक वित्तीय एक साधन था, मतलब फाइनेंशियली एक साधन था, एक प्रोसेस था जिसके द्वारा आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप चंदे के रूप में आप दे सकते थे, राइट है ना? अब अगर आप चंदे के रूप में एक प्रॉमिसरी नोट के थ्रू आप दे सकते थे, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी भी पार्टी को आप दे सकते थे। अब यहां से बातें निकल के आती है, राइट है ना, कि आप किस राजनीतिक दल को देंगे, राइट? उसके भी कुछ दायरा थे। उसके दायरा क्या थे कि जन प्रतिनिधि एक्ट, राइट, 1951 की धारा सेक्शन 229A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा हो चाहे विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम उसको 1% अगर उसको वोट मिला है, ठीक है, तो आप ऐसे पार्टी को, ऐसे राजनीतिक दल को, ऐसे प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को आप चुनावी बॉन्ड आप दे सकते थे। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब चुनावी बॉन्ड क्या था, चुनावी बॉन्ड लेने का अधिकार किसको था, कौन ले सकता था? अब चुनावी बॉन्ड अब देगा कौन, किसको अधिकार है, राइट है ना? तो अगर आपको चुनावी बॉन्ड अगर खरीदने का अगर बात की जाए तो भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कॉर्पोरेट बड़ी से बड़ी कंपनी हो, किसी भी प्रकार की कोई संस्था हो, राइट है ना, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं से, एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से आप चुनावी बॉन्ड को आप खरीद सकते थे। बात समझ में आ रही है? चुनिंदा शाखा कहाँ कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, गांधीनगर और भी कई इत्यादि जगहें होंगी जहां से आप इन चुनावी बॉन्ड को आप खरीद सकते थे। अच्छा, खरीदने का फायदा क्या था? देखिए, खरीदने के फायदे भी हैं। फायदा यह था कि आपको टैक्सेस के रिलेटेड आपको कुछ छूट मिल जाती थी, राइट है ना? टैक्सेस में आपको छूट मिलती थी। तो इसलिए चुनावी बॉन्ड को खरीदकर किसी पार्टी को देने से बॉन्ड खरीदने वाले को कोई फायदा नहीं होता था। और फायदे की बात की जाए तो केवल और केवल जो भी यह अकाउंट पॉलिटिकल पार्टियों को दी जाने वाला एक दान की तरह था। इससे आपको केवल और केवल एक टैक्सेस में जो 80GG है एंड 80GGB के तहत इनकम टैक्स में आपको छूट मिलता था। ये भी बात समझ में आ गई बात आपको कि चुनावी बॉन्ड क्या था, कौन खरीद सकता था, ये भी बात पता चल गया।
कौन जारी करता था ये भी बात पता चल गया, राइट। कौन ले सकता था ये भी बातें आपको पता चल गया। खरीदने के क्या फायदे थे ये भी बातें आपको पता चल गई। अब चुनावी बॉन्ड के कुछ विशेषताएं थे जिसमें जो SBI से आप या तो आप 1,000 रुपये की, या तो 10,000 रुपये की, या तो 1 लाख रुपये की, या 10 लाख रुपये की, या 1 करोड़ रुपये तक के आप बॉन्ड जो स्टेट बैंक जो थी वो जारी करती थी, आप उसको खरीद सकते थे, राइट है ना। हालांकि यह ब्याज मुक्त होता था, इस पर कोई भी आप इंटरेस्ट नहीं देना होता था। अगर धारक द्वारा मांगे जाने पर इसे देय होता था, राइट। भारतीय नागरिक, भारत का नागरिक या आप कुछ लोग मिलकर के भी ये बॉन्ड को आप खरीद सकते थे। इसे व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से खरीदा जा सकता था, व्यक्तिगत भी खरीद सकते, संयुक्त रूप से भी। यह जारी होने के तारीख से 15 कैलेंडर दिवसों के लिए वैध होता था। अच्छा, इसकी कुछ पारदर्शिताएं और जवाबदेही भी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ अपने बैंक खाते के विवरण को खुलासा करना अनिवार्य था। जो भी राजनीतिक दल को कितना चुनावी बॉन्ड मिला वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ उन्हें अपनी ब्यौरा को साझा जरूर करना पड़ता था। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान दिया जाता था, पारदर्शिता को दिखाए रखने के लिए। तो ये इस तरीके के पारदर्शिता भी थी, राइट। राजनीतिक दलों को प्राप्त धन के उपयोग का विवरण देना अनिवार्य था। तो इस मसले पे 15 फरवरी 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान की पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना को संबंधित संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनावी बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है, राइट। धन्यवाद, थैंक यू। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर मुझे शेयर कीजिएगा। आपकी क्या राय है आप मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।